हेरिडिटी चैप्टर तुम्हारे दिमाग में तो घुसता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्वेश्चन जब आते हैं तुम्हारा दिमाग घूम जाता है और सोचते हो तुम स्किप कर दो। पर जब तुम वो चीज सोचते हो तो एक्चुअली तुम अपने 5 मार्क्स को स्किप कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम से, जो कि मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि गलती चैप्टर की नहीं है, गलती हेरिडिटी चैप्टर को अप्रोच करने की है। सो आज उसी अप्रोच को ठीक करने वाले हैं और आपके उसी 5 मार्क्स को आज हम कंफर्म करने वाले हैं। So hello everyone, I am Aisha, your biology teacher, your biology mentor, and आज हम आ गए हैं यार वन शॉट लेके ऑफ हेरिडिटी चैप्टर। हेरिडिटी चैप्टर को पूरा नुक्स कुक्स क्रैक्स ट्रूक्स में हर जगह जाके चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या चीज होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको यूं सॉल्व कर दे। ठीक है यार, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यार हमें पता होना चाहिए ये हेरिडिटी वर्ड जो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है क्या। देखिए यार, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि आपके पेरेंट्स से आप में काफी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। आपकी आंखें में भी आपके मदर जैसी हैं, आपके बाल में भी आपके पापा जैसे हैं। तो आप देखते हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और इसी को हम बोलते हैं बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी। अब बेटा लेकिन जब ट्रांसफर होता है कुछ चेंजेस भी आते हैं। आप देखते हैं अपने पेरेंट्स से आप में रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चेंज आते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो वेरिएशन का मतलब है कुछ चेंज आ गया है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मैं कहूँ सिंपली रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो जो भी डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, जो भी अलग चीज दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पॉपुलेशन में भी देखें, है ना, अपने दोस्तों के कान चेक करने पहुंच जाना, खुद के भी चेक करके बताना। बाय द वे आई हैव अ फ्री ईयरलोब। फ्री ईयरलोब का मतलब है बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से ये ईयरलोब हैंगिंग है, हैंगिंग है। तो बेटा जब भी हैंगिंग टाइप का ईयरलोब होता है उसको हम बोलते हैं फ्री ईयरलोब, है ना। और जब भी आपका ऐसे चिपका हुआ सा ऐसा होता है, अटैच होता है डायरेक्टली जाके, कोई हैंगिंग पार्ट नहीं है, तो हम बोलते हैं अटैच ईयरलोब। अगर चेक करना और आपको दिखेगा, अगर आप एक कलेक्टिव ग्रुप में देखोगे ना, तो ज्यादातर लोगों का फ्री ईयरलोब होगा। फ्री ईयरलोब ज्यादा लोगों का होता है, ज्यादा इन पॉपुलेशन। एंड बेटा इसीलिए हम इसको ना डोमिनेंट भी कहते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रख लेना, फ्री एयरलोब ज्यादा का होता है, जिसका ज्यादा आपको मिले कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट, तो इमेजिन कर लेना वो जरूर डोमिनेंट होगा। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, और इसकी आप क्या कर रहे हो यार, स्टडी कर रहे हो। इसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। सो जेनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यार वेरिएशन मैं आपको बता चुकी हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट एक रीकैप दे देती हूँ कि यार ऑब्वियसली इट हैपेंस मोर ड्यूरिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि दो पेरेंट से क्रोमोसोम आ रहे हैं, दो पेरेंट की मिक्सिंग हो रही है ना। तो जस्ट इमेजिन बेटा एक ताश का पत्ता है जो तुमको एक ही इंसान दे रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पेरेंट से तुमको क्रोमोसोम मिल गए। लेकिन यार जस्ट इमेजिन तुम्हें दो लोगों से ताश के पत्ते मिले हैं, वो भी शफल हो गए, तो तुम कहोगे मैम इसमें तो बहुत बदलाव आ गया है, तो सेम लग ही नहीं रहे। सेम बेटा, सेम बेटा, अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो क्रोमोसोम में ऑब्वियसली दो जगह से क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बदलाव ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ज्यादा होती है। और आपको ये भी पता है वेरिएशन मदद करती है ऑर्गेनिज्म को अगर एनवायरनमेंट चेंज करना है तो अडेप्ट करने में। ऑब्वियसली यार जरा सोचिए, जरा सोचिए, तुम यूज टू हो कि भाई मैम हम तो मजे से खेलेंगे कूदेंगे, कुछ मस्ती नहीं करेंगे, है ना, 2 सेकंड को पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन बेटा अब सीबीएसई ने गेम बदल रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए, ये वो ये, है ना, असर्शन रीजन अलग है, केस बेस्ड अलग है, 5 मार्क्स अलग है। अब बिल्कुल तमाम गेम चेंज हो चुका है ना। अब यार तब तुम पढ़ोगे, अगर तुम्हारे अंदर अडेप्ट नहीं कर पाए, तुम चेंज नहीं लेके आ पाए कि भाई हम इस वाले
वाले स्टाइल ऑफ पेपर को भी क्लियर कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर वो चेंज नहीं आएगा आप क्लियर नहीं कर पाओगे। सेम बेटा अगर एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है और अगर आपके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, तो आप बदलाव कैसे लाएंगे? तो वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्लियर बात है यार? थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं इस कहानी को। अब आते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अब यार आपको पता है आप अपने मदर जैसे भी दिखते हैं और पापा जैसे भी दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यार सिंपल सी बात समझना यार, ये आपकी मदर है और ये आपके फादर साहब है, मम्मा जी एंड पापा जी। तो मामा जी और पापा जी की जब मैं बात करूं बेटा, मदर से आपको क्या मिलता है? एग मिलता है या फिर मैं कहूं ओवम मिलता है, और फादर से क्या मिलता है? आपको स्पर्म मिलता है। यही होता है बेटा। एग में कितने क्रोमोसोम होते हैं मैम? 23 क्रोमोसोम होते हैं। और बेटा स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब बेटा ये क्रोमोसोम्स दोनों फ्यूज करेंगे, यानी एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे जाइगोट में। और इसी जाइगोट से बेटा एक पूरा का पूरा बच्चा बनता है। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। अगेन यार अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है और आप हेरिडिटी पढ़ने की कोशिश करें तो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी, पहले थोड़ा सा रिप्रोडक्शन पढ़ लो या पूरा ही पढ़ लो, थोड़ा तो क्या ही कहूँ, पूरा पढ़ लो, फिर हेरिडिटी पे आना। इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल और थोड़ा समझ पाओगे कि ये स्पर्म क्या है, जाइगोट क्या है, इससे पूरे इंडिविजुअल कैसे बन गए, सब रिप्रोडक्शन में करा है। तो ऑर्डर में ही चलना, डू नॉट जस्ट स्किप चैप्टर्स एंड पहले हेरिडिटी पढ़ लेते हो, ये मत करना। पहले आवर एनवायरनमेंट पढ़ना है, वो कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल इंटायरली अलग चैप्टर है। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पहले रिप्रोडक्शन फिर हेरिडिटी। ठीक है बच्चा? तो आपने देखा जाइगोट से ही क्या बन रहा है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन रहा है। तो आपने देखा यार आधे क्रोमोसोम आपको मदर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम आपको फादर से आते हैं। और एक क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के। और बेटा ये डीएनए ही क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर्स। इसलिए बेटा कोई भी कैरेक्टर है ना, वो आपका दोनों कंट्रोल करता है। मदर भी फादर भी इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए में। वही बात ये बेटा एनसीईआरटी की लिखी है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए, डीएनए की बात हो रही है, डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं मदर भी फादर भी इक्वल 23 यानी कोई भी ट्रेट होगा बेटा वो दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे, पापा भी और मम्मी जी भी, है ना? तो यही बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेंडल जी पे। अब यार मेंडल जी ने, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब इन्होंने हेरिडिटी देखा, किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, एंड इसलिए इनको हमने बोल दिया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और सॉरी, नॉट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, बट इतना एक्सपेरिमेंट कर लिए ना, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया। अब यार इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज द नेम ऑफ द प्लांट जिन पे उन्होंने किया, जिसको हम गार्डन पी या एडिबल पी भी बोलते हैं। गार्डन पी या फिर एडिबल पी भी बोलते हैं। अब यार जब हमने पी प्लांट को, ऐसा भाई ऐसा क्या था इसमें, क्यों सेलेक्ट किया गया, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दिस गार्डन पी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो बेटा जो ये हमारी प्यारी गार्डन पी थी ना, ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल था। मतलब यार 3-4 महीने में ग्रो हो जाती है। अगर हमें कैरेक्टर देखना है तो हमें वेट नहीं करना है कि भैया 10 साल बाद प्लांट उगेगा, तब देखेंगे कि टॉल है, छोटी हाइट का है, कौन से रंग के फूल आए हुए हैं, है ना, कौन से कैसा सीड है, कौन से रंग का सीड है। भाई सालों दर साल वेट नहीं करना है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, 3-4 महीने में ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये। नेक्स्ट बात ये होती है बेटा, ये जो प्लांट होता है वो होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल अगेन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है बेटा, एक ही फ्लावर में, बाय मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, राइट? बेटा सर्कल के ऊपर जब भी एरो दिखे उसका मतलब होगा मैं मेल लिख रही हूँ, और सर्कल के नीचे जब भी प्लस दिखे उसका मतलब होगा मैं फीमेल लिख रही हूँ। ठीक है बेटा? तो यार मेल भी है फीमेल भी है, तभी बोला बाइसेक्सुअल। अब बेटा बाइसेक्सुअल है तो क्या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower।
सेम फ्लावर में हो रहा है तो हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये देखो, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। अगर एक और चीज मैं कहूं बेटा, लेट्स से बेटा अगर आपने ये मेल पार्ट को रिमूव कर दिया है, ठीक है, ये मेल पार्ट को आपने हटा दिया और दूसरा प्लांट लिया है आपने, दूसरा पौधा लिया है और दूसरे पौधे के मेल पार्ट से आपने ट्रांसफर करवा दिया पॉलन ग्रेन को। बेटा जब डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट पौधे के डिफरेंट फ्लावर से पॉलन ग्रेन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा डिफरेंट फूल से आ रहा है, वो डिफरेंट पौधे का है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन कब पॉसिबल है, जब इसका वाला हम मेल पार्ट को रिमूव कर दे। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव है, बट वो कैसे, आर्टिफिशियली। अगर बेटा इसको रिमूव नहीं करते रहेंगे ना तो इधर से ट्रांसफर होता जाएगा झटपट झटपट, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा जब तुम्हें क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस भी पॉसिबल है अगर आपको आर्टिफिशियली करवा सकते हो आप, ठीक है, आर्टिफिशियली करवा सकते हो। अब यार ये जो गार्डन पी है ना, इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल है। अच्छा एक वर्ड होता है ट्रेट, एक होता है कैरेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर बोले तो बेटा फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइट, फ्लावर कलर, सीड का शेप, है ना। अब मैं बोलूं बेटा व्हाट इज देन ट्रेट, ट्रेट का मतलब है वैरायटी। भाई प्लांट हाइट कैरेक्टर है, लेकिन टॉल है कि ड्वार्फ है, ट्रेट है, ठीक है। फ्लावर कलर कैरेक्टर है, लेकिन वो वायलेट है या वाइट है, ट्रेट है। जैसे गुस्सा यार, है ना, जिसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, विराट कोहली अपना किंग कोहली है ना, वो बेटा कितना हाइपर हो जाते हैं, जरा सा भी कोई रन आउट होता है, कैच आउट होते हैं वो, या फिर किसी कैच पकड़ लेते हैं, टीम जीत जाती है, उनका एक्सप्रेशंस, उनको गुस्सा या कुछ उसको उनके साथ पंगे ले रहा है तो उनका गुस्सा एकदम से बिल्कुल सामने स्क्रीन पे दिखता है सबको। लेकिन वही एमएसटी है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनका आपको दिखता है बिल्कुल कैप्टन कूल है, चिल रहते हैं, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। तो गुस्सा की भी वेराइटीज हैं, ज्यादा कम। सेम बेटा ट्रेट्स इज द वैरायटी, कि भाई टॉल है, ड्वार्फ है। जब मैं फ्लावर कलर कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, वो वायलेट है, वाइट है, दैट इज ट्रेट, ठीक है। तो कैरेक्टर इज हाइट, ट्रेट इज वैराइटीज, टॉल और ड्वार्फ। कैरेक्टर इज फ्लावर कलर, वैरायटी इज वायलेट एंड वाइट। तो यहाँ पे बेटा इजीली ऑब्जर्वेबल वो थे कि अच्छा ये टॉल है, अच्छा ये ड्वार्फ है, बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर बात है, इतना डन है, इतना चीज डन है बेटा, इजी है, इजी था इसको कल्टीवेट करना, ये भी आप लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है। ये जो टेबल दी हुई है इसको मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर आती हूँ, पहले हमें जानना जरूरी है बेटा ये डोमिनेंट, रिसेसिव, कैरेक्टर वगैरह ये है क्या। तो आई नो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन एक रिकैप देना जरूरी है बेटा, क्योंकि तुम तो कहोगे कि मैम हम भूल गए हैं 9th को, हमें कल का पढ़ा हुआ याद नहीं आता, आप कह रहे हो अब 9th में पढ़ा था, ये तो ज्यादा है, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, नहीं करा है। सुनो, तो बेटा यार आपको पता है हमारी बॉडी सेल की बनी है, जिस तरीके से एक दीवार बनी होती है ईंटों की, ठीक है। सेल के पास एक कंट्रोल हाउस है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। ये रहा क्रोमोसोम, मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है। अब यार क्रोमोसोम को इमेजिन करो एक बुक की तरह होता है, एक बुक की तरह होता है, जैसे बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे क्रोमोसोम में होते हैं बहुत सारे जीन, है ना। बुक किसकी बनी है, पेज की, तो बेटा चैप्टर भी किसके बने होंगे, पेजेस के। तो उसी तरीके से बेटा क्रोमोसोम ना पूरा डीएनए का मिला है, पूरा का पूरा डीएनए का बना हुआ है ना, इस तरीके से पूरा इसमें बेटा डीएनए है, इट्स मेड अप ऑफ डीएनए, तरीके से डीएनए का बना हुआ है, पूरा डीएनए का बना हुआ है। तो बेटा अगर मैं कहूं क्रोमोसोम के एक हिस्से को हम जीन बोलते हैं, तो बेटा जीन किसका बना होगा, ये भी तो बेटा डीएनए का ही बना है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है ये जीन, है ना। तो इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे बेटा आप पूरी बुक देखते हो, है ना, उसमें छोटा सा एक चैप्टर है, वो कितने पेजेस का, बस वो 10 पेजेस का बना होगा, पूरी बुक 200 की है तो लेट्स से एक चैप्टर 10 पेज का बना होगा। सेम बेटा इट्स सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का छोटा सा हिस्सा है, पर बना किसका है, जीन भी डीएनए का बना है और क्रोमोसोम डीएनए का बना है। अब यार इस जीन के पास ऐसी ताकत होती है कि ये बना पाता है प्रोटीन, और प्रोटीन के पास ऐसी क्षमता होती है कि वो कैरेक्टर कंट्रोल कर पाता है।
ये मैंने क्या बोला? अब इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिर्फ बेटा क्रोमोसोम दिखा रही हूँ, क्रोमोसोम के ऊपर जीन है। अब बेटा जीन क्या बनाता है, मैंने आपको बताया जीन के पास क्षमता है कि वो प्रोटीन बना पाता है। अब प्रोटीन कैसा है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। क्या बना देता है प्रोटीन? ये प्रोटीन बनाता है प्लांट का ग्रोथ हार्मोन, प्लांट में ग्रोथ करवाएगा, प्लांट के लिए ग्रोथ हार्मोन बना रहा है ना? मतलब बढ़िया अच्छे से अच्छी एफिशिएंसी से काम करे, मस्त अपना प्लांट का ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, ठीक है? अब बेटा ज्यादा प्लांट का हार्मोन बन रहा है ग्रोथ के लिए, तो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रोथ होगी, प्लांट ज्यादा हाइट होगी तो प्लांट की हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो प्लांट टॉल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, है ना? अब लेट्स से बेटा इस जीन में ना तुमने कुछ ऑल्टर कर दिया है, कुछ चेंज कर दिया है, ऑल्टर हो गया है। अब बेटा प्रोटीन तो ये बना पा रहा है, बन रहा है प्रोटीन, बट बेटा वो इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, उसकी एंजाइमेटिक एफिशिएंसी कम हो गई है। एंजाइम की तरह काम अब भी कर रहा है, अब भी वो ग्रोथ हार्मोन बना पा रहा है, बट कम बना पा रहा है क्योंकि अब एफिशिएंट नहीं है ना? जस्ट सोचो यार, जब तुम बिल्कुल हट्टे कट्टे भले चंगे होते हो, तुम सारा काम झटपट 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 कर देते हो, लेकिन भाई तुम बीमार हो, है ना? थोड़ा सा तुम्हारे अंदर चेंज आ गया, तुम बीमार हो गए हो। अब क्या तुम इतने एफिशिएंट रहोगे? नहीं, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम अब लेट्स से आस्था मैम है, ये बढ़िया भली चंगी सारा काम कर रही हैं। अब आस्था मैम थोड़ी बीमार हो गई है। अब बेटा काम तो मैं अब भी करूँगी, बट इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाऊँगी, है ना? अब ऐसा नहीं है आस्था मैम बदल गई है, वो आस्था मैम 1 थी, आस्था मैम नंबर 2 आ गई, कोई और ही आ गया, बहरूपिया आ गया। बहरूपिया नहीं है बेटा, बस मैं ही थोड़ा-सा मेरे अंदर ही बदलाव आ गया, मैं बीमार हो गई हूँ कि मैं इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही। तो इसी जीन में हल्का-सा कुछ ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया कि वो बेटा प्रोटीन तो बना रहा है बट कम एफिशिएंट है। कम एफिशिएंट है तो बेटा ग्रोथ हार्मोन तो बनाएगा, लेकिन कम बना पाएगा। कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी, प्लांट की हाइट कम होगी, प्लांट की हाइट कम बढ़ेगी, यानी प्लांट छोटा रह जाएगा, ड्वार्फ। ड्वार्फ बेटा बेटा बोले तो छोटी हाइट का, स्मॉल हाइटेड प्लांट, प्लांट छोटा रह गया। ठीक है, क्लियर है? तो हमने देखा बेटा किस तरीके से जो जीन है ये कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को। आपने देखा किस तरीके से ये जीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इस बात को इग्नोर मत करना, ये एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में से अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लग रहा होगा लल्लू सी चीज है, इस पे तो क्या ही आएगा, आता है आता है। ठीक है, पैराग्राफ में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। सुनो, अब ये दोनों जीन क्या अलग अलग जीन है? नहीं मैम, ये दोनों जीन अलग नहीं है, बस हल्का सा चेंज है, एक ही में हल्का सा चेंज। अब बेटा आस्था मैम हट्टी करती है ना, आस्था मैम बीमार, आर टू डिफरेंट पीपल? नो, सेम ही हूं मैं, बस हल्की सी अलग फॉर्म है, एक हट्टी कट्टी एक बीमार। ऐसे बेटा सेम, ये दोनों अलग जीन नहीं है, टू डिफरेंट जीन नहीं है। कंट्रोल ये हाइट को ही कर रहे हैं, कंट्रोल ये एक ही कैरेक्टर को कर रहे हैं ना। कैरेक्टर क्या कंट्रोल करता है? जीन क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर तो बेटा अब भी हाइट ही कंट्रोल हो रही है, बस इनमें हल्का सा चेंज आ गया है। तो बेटा इनको हम जीन नंबर 1 जीन नंबर 2 नहीं कह सकते, या जीन ए जीन बी नहीं कह सकते, हम इनको कहेंगे अलील्स। मतलब बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म है। तो बेटा हम इनको क्या कहेंगे? जीन ना कह के अब हम इनको क्या कहेंगे बेटा? अलील्स कहेंगे, अलील्स। बेटा एक अलील ये हो गया, एक अलील ये हो गया, ठीक है? तो अब बेटा इस बात पे आओ, ये क्या लिखा है देखना बेटा, यही लिखा है जो जीन है बेटा वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर। जीन कंट्रोल कैरेक्टर, कैरेक्टर जैसे कि बेटा प्लांट हाइट, ठीक है? अब बेटा एक और याद याद रखना, जो हमारे प्यारे मेंडल थे, मेंडल अंकल जी थे, मेंडल अंकल जी ने ना जीन के लिए वर्ड यूज किया था फैक्टर। तो अगर तुम्हें कभी वर्ड फैक्टर दिख जाए तो समझ जाना एग्जाम में वो जीन के बारे में ही बात हो रही है, एंड दैट्स जस्ट द वर्ड यूज्ड बाय मेंडल। ठीक है यार, अब आगे चलते हैं। तो बेटा जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर। बेटा कैरेक्टर के वैरायटी होती है, जैसे कि बेटा प्लांट हाइट की वैरायटी है टॉल या ड्वार्फ, उसको हम बोलते हैं ट्रेट्स, है ना? यही बोलते हैं। और बेटा उसी तरीके से जो जीन की वैरायटीज है, जो जीन की वैरायटी है उसको हमने क्या बोला था बेटा? अलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये देखो बेटा, ये दोनों क्या थे? अलील थे। अब बेटा इन दोनों को ना आप लिखे क्या? ये अलील अलील, ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन है तो अलग ना। ये अलील अलग है, ये अलील अलग है तो सेम जीन, लेकिन अलील तो अलग है ना। इसको बताएं कैसे भाई? मैं अब ऐसे तो मैं बोल रही हूँ, मैं हट्टा कट्टा आस्था और बीमार आस्था, है आस्था ही, है जीनी। अब इसको हट्टा कट्टा अलील और बीमार अलील तो नहीं कहेंगे बेटा,
है ना, इनको क्या कहेंगे, कुछ नाम दे देना पड़ेगा, तो हम इनको नाम देते हैं बेटा। तो दो टाइप के एलील्स होते हैं, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील बेटा जो हर बार अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, है ना, जैसे कि बेटा जो ऊपर वाला था, इसके लिए फिलहाल के लिए अभी हम नाम दे देते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील। तो एक हो गया डोमिनेंट, एक हो गया रिसेसिव। ठीक है, जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कर पाएगा दैट इज डोमिनेंट, है ना। मान लो शेर है बेटा, डोमिनेंट है, बिल्ली हो या बिल्ली ना हो राज करता है, ऑलवेज एक्सप्रेस। लेकिन बेटा बिल्ली, वो शेर के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगी, कभी राज नहीं करेगी। वो कब राज करेगी, जब शेर नहीं होगा। तो इमेजिन करो रिसेसिव अलील को एज बिल्ली, वो कब एक्सप्रेस करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। जब बेटा शेर नहीं होगा तब बिल्ली एक्सप्रेस करेगी। ऐसे याद रखना, कभी भी नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट को। अब यार डोमिनेंट अलील को हम साइंस में अपनी बायो में डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से, है ना, और हम रिसेसिव अलील को डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से। ठीक है यार, देखना थोड़ा सा वापस आती हूँ। ठीक है, अब बेटा ये देखना आप, ये जो टॉल था ये ट्रेट है, एक डुऑफ ट्रेट है बेटा। एक इन ट्रेट्स को ना हम डोमिनेंट और रिसेसिव कह देते हैं। अब आप कहोगे मैम टॉल ही क्यों डोमिनेंट है, रिसेसिव ही क्यों डोमिनेंट है। बेटा ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो मेंडल जी ने करे थे और मेंडल जी ने हमारे को लाके दे दिया है। आपको इसको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ याद रख लेना, ओके टॉल डोमिनेंट है, डुऑफ रिसेसिव है। क्यों है उसका थोड़ा बहुत रीजन अभी आगे भी धीरे धीरे पता लगता रहेगा, बट अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है जो टॉल है बेटा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और बेटा जो ड्वार्फ है ना वो रिसेसिव ट्रेट है। उसी तरीके से बेटा ये डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है वो डोमिनेंट एलील, जो रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है वो रिसेसिव एलील। ठीक है बेटा, वापस इसी पेज पे आते हैं। अब बेटा डोमिनेंट एलील मैंने बताया कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यार सोचना, टॉल का कैपिटल लेटर आपने फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लिया, फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर आपने टॉल का उठा लिया। फर्स्ट लेटर क्या है, टी, तो आपने कैपिटल टी डाल दिया। तो बेटा इसका रिसेसिव एलील आप कैसे लिखोगे, इसका आप रिसेसिव एलील कैसे लिखोगे, क्या छोटा डी लिख दोगे, नहीं, अरे तुमने भाई ये कैपिटल टी ले लिया ना, इसी का छोटा डी कर दो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, लेट्स से एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको ऐसे समझेंगे। ऐसे तुम्हारे को ना, तुम्हारा हाथ आज तक हम छोड़ेंगे नहीं इतना इजीली, टेंशन ना लो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं हम। एग्जांपल बेटा लेट्स से, तो इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं बेटा, इसको डिनोट करेंगे एक्चुअली दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज छोटा टी। अब लेट्स से बेटा ट्रेट है वायलेट और व्हाइट, वायलेट एंड व्हाइट। बेटा दोनों में से डोमिनेंट कौन है, वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर या तो वायलेट कलर होगा फ्लावर का या तो व्हाइट होगा। ठीक है, तो लेट्स से बेटा वायलेट ना डोमिनेंट है, वायलेट इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। तो बेटा इसको डिनोट कैसे करोगे आप इसको डिनोट कैसे करोगे, तो मैंने क्या कहा बेटा, डोमिनेंट का आपको अक्सर क्या ले लेना होता है, पहला लेटर उठा लेना होता है, और इसी के लिए आप लिख देंगे कैपिटल वी, और व्हाइट के लिए आप क्या लिखेंगे, छोटा वी, है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल वी, इसके लिए छोटा वी। अच्छा एक और एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राउंड सीड, भाई राउंड होगा सीड, बिल्कुल गोल मटोल होगा, या रिंकल्ड होगा, ऐसे झुर्रियां सी हो रखी होंगी उसमें, रिंकल्ड होगा सीड, है ना। अब बेटा इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, राउंड डोमिनेंट है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा, इसका पहला लेटर उठा लो, तो आप लिखोगे कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये रिसेसिव है तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, छोटा डब्ल्यू, नहीं रिसेसिव को ये स्मॉल से करते हैं, बट इसी का छोटा ले लो, छोटा आर। ठीक है, until and unless आपको कुछ और रिप्रेजेंटेशन दी हुई हो क्वेश्चन में, आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में कुछ और मेंशन है तो क्वेश्चन का फॉलो कर लेना। जैसे आप कहो मैम क्वेश्चन में तो ये मेंशन था, है ना, व्हाइट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो बेटा जो क्वेश्चन में मेंशन है उसके हिसाब से कर लो।
लेकिन अदरवाइज ये रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। कैपिटल टी छोटा टी, कैपिटल आर छोटा आर, यही रूल फिक्स रहेगा, आपको इसी को फॉलो करना है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद रखें, एक टेबल वो उसी के लिए ही थी। तो मेंडल ने बेटा टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी करे, है ना, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे, वो थे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ठीक है। इसमें से जो आपको जरूर याद रखना है वो है स्टेम हाइट, वो है फ्लावर कलर, वो है सीड कलर, वो है सीड शेप। ये तो एटलीस्ट चारों याद ही रखने हैं। और याद रखना, अगर मैं सीड शेप की बात करूं बेटा, ये तो कैरेक्टर है। ट्रेट क्या होगा बेटा, राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है, राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव। सीड कलर बेटा कैरेक्टर, येलो और ग्रीन उसका ट्रेट है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट, वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। उसे स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट ट्रेट है, ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट है। ये जरूर याद रख लेना है, टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव, सीड शेप में राउंड डोमिनेंट एंड रिंकल्ड रिसेसिव। दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है यार। अब यार आ जाओ, थोड़ा सा और इस कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां आते हैं। अब यार आपको पता है ये जो अलील्स है ये कहाँ प्रेजेंट है, वेयर आर दे प्रेजेंट। मैम कहाँ प्रेजेंट थे भाई, ये क्या बनाया है तुमने, क्रोमोसोम बनाया ना। तो अलील्स कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे, है ना। अलील्स कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम तुम्हारे हमेशा पेयर्ड होते हैं। आपके पास हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू यू हैव, 46 क्रोमोसोम, लेकिन 23 पेयर। जैसे बेटा आपके जूते हमेशा पेयर में होते हैं, आपकी इयरिंग्स पेयर में होती है ना, उसी आपकी नाक, नॉस्ट्रल्स पेयर में, आंखें पेयर में, वैसे ही बेटा हमेशा क्रोमोसोम पेयर में होंगे, ठीक है। अब मैंने मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। आप कहोगे मैम ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा बनाते हैं। इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सिर्फ एक ही इसकी आर्म बनाई है, ठीक है। वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। बेटा क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। एक क्रोमोसोम ये उसका साथी, हमेशा साथ में चलेंगे बेटा। अगर बेटा क्रोमोसोम के ऊपर कौन होता है, मैम अलील्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर अलील है ना। अब कौन सा अलील है भाई, हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है भाई कैपिटल टी हो सकता है छोटा टी हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई। अलील प्रेजेंट हो सकता है, या तो डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब बेटा वैसे ये बाजू वाला क्रोमोसोम है, इस पे भी या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो छोटा टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा क्रोमोसोम अगर पेयर में है तो इनके अलील्स भी तो पेयर में होंगे, या तो दोनों पे। क्या क्या हो सकता है पेयर में, कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती है। या तो बेटा दोनों पे कैपिटल टी हो, भाई सोचो ना, एक जस्ट इमेजिन बेटा मेरे पास 2 हाथ हैं, इसको कैसे करे, पेन से करे, किससे करे, किस चीज से डोनेट करे। ओके, लेट्स इमेजिन मेरे पास 2 कान है ना, 2 ईयर्स। अगर मेरे ईयर पेयर में है तो उनके ऊपर जो प्रेजेंट इयरिंग्स हैं वो भी तो पेयर में होंगी, है ना। अगर ईयर पेयर में है तो इयरिंग्स भी पेयर में होगी। सेम बेटा अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो उनके ऊपर प्रेजेंट अलील्स भी पेयर में होंगे। अब पेयर का कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, या तो दोनों बेटा कैपिटल टी हो, दोनों पे कैपिटल टी हो, या दोनों पे छोटा टी हो, या एक पे कैपिटल टी एक पे छोटा टी हो। आप कहो मैम ये भी तो हो सकता है, एक पे छोटा टी एक पे कैपिटल टी, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन बेटा ये और ये बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है, इजंट इट। चाहे कैपिटल टी छोटा टी कह लो, चाहे छोटा टी कैपिटल टी कह लो, बात तो एक ही है, इट्स सेम। लेकिन हमेशा हम लिखते कैसे, लिखने का तरीका ये नहीं होता, लिखने का तरीका होता है कैपिटल टी छोटा टी। छोटा टी कैपिटल टी नहीं लिखते, पहले कैपिटल टी को लिखो फिर छोटे को लिखो, ठीक है। अब बेटा आप कहोगे मैम कैपिटल टी है तो ये टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, भाई ऑब्वियसली सिर्फ डोमिनेंट ही ट्रेट है तो टॉल ही होगा। कैपिटल टी टॉल के लिए था तो ऑब्वियसली टॉल होगा। मैम छोटा टी सोचो सिर्फ बिल्ली है, यहाँ पे सिर्फ जंगल में शेर था, शेर ने राज कर लिया। यहाँ पे सिर्फ बिल्ली है, रिसेसिव अलील है, सिर्फ बिल्ली है। बिल्ली रूल करेगी या नहीं करेगी, हाँ भाई यहाँ पे कोई मेरे को जंगल का राजा नहीं दिख रहा है, कोई शेर नहीं दिख रहा है, तो बिल्ली मस्त रूल करेगी, इट विल बी रिसेसिव, दैट इज इट विल बी डुओ। अब बेटा लास्ट देखो, अब ये क्या होगा, टॉल होगा कि डुओफ होगा। जंगल में शेर भी है और बिल्ली भी है, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव है, कौन रूल करता है हमेशा, डोमिनेंट। कौन रूल करता है, शेर। कौन रूल करेगा बेटा,
डोमिनेंट यानी कि कैपिटल टी यानी कि टॉल। क्लियर बात है? डन इतना। तो बेटा जब दोनों आपको दिख रहे हैं अलील सेम है, कैन यू सी हियर बोथ द अलील्स आर सेम, चाहे कैपिटल टी हो चाहे छोटा टी हो, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस बोले तो दोनों के दोनों अलील्स बेटा सेम है, टू सेम अलील। अगर बेटा इधर आपको क्या दिख रहा है, दोनों अलील अलग है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेट्रोजाइगस, यानी बेटा दोनों के दोनों अलील आपके अलग हैं, टू डिफरेंट अलील। क्लियर बात है? अगर सेम है तो होमो, अलग है तो हेट्रो। एक और बात बता देती हूँ बेटा, कभी कभी ना आपको होमोजाइगस की जगह ना क्वेश्चन में मिल सकता है वर्ड प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीड, उसका मतलब भी सेम है, होमोजाइगस के ही अलग अलग नाम है। और बेटा हेट्रोजाइगस के लिए आपको वर्ड मिल सकता है हाइब्रिड या फिर इम्प्योर, हाइब्रिड या फिर इम्प्योर, मतलब सेम रहेगा। क्लियर बात है? इतनी भी डन है। अब बेटा आप एक और चीज देखें, यहाँ पे आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है ना, कैन यू सी द फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी भाई, टॉल है कि ड्वार्फ है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है? इसके लिए ना वर्ड यूज होता है बेटा बायो में फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप बोले तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है ऑर्गेनिज्म की, व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकली वो कैसा दिखता है, टॉल है ड्वार्फ है, और बेटा किस टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, किस टाइप के अलील्स प्रेजेंट है ना, जीन्स किस तरीके के प्रेजेंट है, अलील्स किस तरीके से प्रेजेंट है, जैसे कैपिटल टी है, छोटा टी है, क्या है, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप, किस तरीके से जीन्स प्रेजेंट है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात है? तो हमारे अलील्स बेटा डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव, डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट नहीं है। याद रखिएगा, और याद रखिएगा बेटा 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि अलील्स पेयर में होंगे। अगर दोनों अलील सेम है तो बोलते हैं हम होमो, एंड अलग है तो हेट्रोजाइगस। ठीक है? याद रखना एक और बात कि जो फिनोटाइप है वो फिजिकल अपीयरेंस है, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? क्लियर सीन है ये बेटा? चलूं आगे थोड़ा सा कहानी को लेके। अच्छा ये बात जो मैंने आपको अभी तक बताई ना, वही यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आते हैं सीधा बेटा मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, यानी कि हमारे प्यारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अब हम शुरू करते हैं। राइट, शैल वी गेट स्टार्टेड? पानी पी लो, तुम भी पी लो यार, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना चाहिए, है ना, जरूरत है यार, तुम्हारी ख्याल रखना है, तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं। ठीक है, चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है बेटा हम 2 पौधे ले रहे हैं, वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे से, बस एक ही कैरेक्टर में वो अलग कर रहे हैं। मतलब ये पौधा बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये टॉल हाइट है, ये छोटे हाइट है, बाकी सब सेम है। यानी एक ही कैरेक्टर को हम एक टाइप पे स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक कैरेक्टर मतलब कितने ट्रेड्स, 2 ट्रेड मैम। जैसे अगर हम हाइट को स्टडी करें तो टॉल और ड्वार्फ, तो हम एक टाइम पे कितने ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं, 2 ट्रेड्स मतलब एक पेयर, 2 ट्रेड्स का मतलब एक पेयर ही हुआ ना। 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, या इसकी जगह आप 1 पेयर की जगह बेटा अगर आपको लिखना है तो 2 लिख सकते हो। 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, एक टॉल एक ड्वार्फ, एक टाइम पे आप 2 ही ट्रेड्स को, या फिर मैं कहूं एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, यानी कि 2 ट्रेड्स को आप एक टाइम पे स्टडी करें, एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे किया मेंडल जी ने, लेट्स हैव अ लुक एट इट। चलो भाई आ जाओ, सुनना बेटा। सबसे पहले आपने 2 पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट लिया आपने नहीं, मेंडल जी ने। ठीक है, तो मेंडल जी ने 2 पेरेंट्स लिए, एक बेटा लिया टॉल, एक बेटा लिया ड्वार्फ।
ठीक है। अब दोनों की होमोजाइगस कंडीशन लिख देनी है, यानी कि सेम अलील्स लिखने हैं, है ना। तो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया छोटा टी। डन। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या होता है भाई मैम, दो पेरेंट्स होते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, वो गैमीट्स बनाते हैं। तो यार आपको ही पता है हमारी बॉडी में सारे सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब मैं स्पर्म और एग देखती हूँ उनमें 23 होते हैं, आधे क्रोमोसोम, है ना। सोचना यार, इधर वापस आओ, इधर ही लिख दे इसको। आई शो यू मे बी समवट हियर, ठीक है। मान लो बेटा आपके पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, यानी कितने पेयर है बेटा, 23 पेयर है ना। एक ये क्रोमोसोम का पेयर, एक ये क्रोमोसोम का पेयर, एक ये क्रोमोसोम का पेयर, और ऐसे करते 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 आपके पास 23 पेयर हैं। ऐसे कुछ होता है ना। लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ स्पर्म और एग, है ना, 23 पूरा बेटा ये है, 23 पूरा ये है, तभी बोला 23 पेयर्स है। एक सेट पूरा ये, दूसरा सेट पूरा ये, 23 पेयर है, हर एक का एक साथी है ना। अब यार बेटा मैं कहूं कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम जाएंगे, आप कहोगे मैम सिर्फ 23 जाएंगे, आधे आधे जाने बेटा, आधे यानी सिर्फ हाफ जाएंगे। तो पेयर बेटा जुदा हो जाता है, पेयर जुदा हो जाता है तुम्हारा। आउट ऑफ द पेयर, जो पेयर है ना, जो ये साथी थे ना, इनको जुदा कर दो। आहा, आप कहोगे मैम बड़ा दुख हो रहा है जुदा करते हुए। बिल्कुल यार, तुम्हें दुख होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा होता है। तो स्पर्म में और एग में जाइगोट के कंपैरिजन में सिर्फ एक ही जाएगा। जैसे बेटा तुम अपने दोस्त के साथ हमेशा साथ में चलते हो, लेकिन कोई टीचर आती है और कहती है तुम दोनों मुझे साथ में नहीं दिखने चाहिए, तुम अलग हो जाओ। तो जैसे उसकी क्लास में एंट्री होती है तुम दोनों अलग हो जाते हो। सेम बेटा जैसे स्पर्म और एग बनने होते हैं, इन पेयर को हम जुदा कर देंगे। अब बेटा इन पेयर पे कौन प्रेजेंट थे, अपने अलील्स भी तो पेयर में प्रेजेंट थे, तो बेटा वो अलील्स भी तो जुदा हो जाएंगे, वो अलील्स भी तो जुदा हो जाएंगे। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है, इसको हम बैक कर देते हैं ताकि हम अपना कहानी को शुरू कर पाए। चलो इधर आओ आप। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे अलील्स पेयर में है तो अब वो पेयर में नहीं रहेंगे, गैमीट्स के वक्त जुदा हो जाएंगे। तो जुदा कर दो बेटा, आउट ऑफ द पेयर सिर्फ एक गया, कैपिटल टी। इधर भी आउट ऑफ द पेयर बेटा सिर्फ एक गया, छोटा टी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों को फ्यूज करवा दो। कैपिटल टी और छोटा टी आपस में आएंगे बेटा, कैपिटल टी और छोटा टी ये पहले बच्चे आए। गैमीट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, बच्चे बनते हैं, है ना। तो गैमीट जैसे ही फ्यूज करेंगे बेटा क्या बनेगा, पहली जनरेशन बनेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, पहली जनरेशन आई। तो बेटा ये क्या है, कैपिटल टी छोटा टी। कैपिटल टी छोटा टी डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है। कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट यानी कैपिटल टी यानी कि टॉल। तो सारे बच्चे कैसे निकलेंगे आपके पहली जनरेशन में, सारे बच्चे जितने भी आएंगे टॉल आएंगे। क्या आप देख रहे हैं, ये तो डोमिनेंट जैसा नहीं दिख रहा, टॉल क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है ना। तो पहली जनरेशन में आपने क्या पाया, सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट आया। फिर आपने क्या किया बेटा, F1 को F1 के साथ ही सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, यानी कैपिटल टी को इसी के साथ कैपिटल टी के साथ ही फ्यूज करवा दिया, इनका आपस में क्रॉस करवा दिया। ठीक है, कैपिटल टी छोटा टी का कैपिटल टी के साथ छोटे टी के साथ जब आपने क्रॉस किया, अगेन आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, दो पेरेंट्स आ गए, आप क्या बनाएंगे, गैमीट। गैमीट बनाते हुए आपको क्या करना है, पेयर को जुदा कर देना है। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो चलो ठीक था, दोनों सेम थे, हमने डाल दिया कैपिटल टी, यहाँ पे भी दोनों सेम थे, हमने डाल दिया छोटा टी। अब यहाँ तो मैम ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सीन ही घोटाला हो गया, यहाँ तो दोनों अलग है, कैपिटल टी है छोटा टी है, कौन सा जाए, छोटे टी के साथ कर दे बायसनेस या कैपिटल टी के साथ, किसके साथ करे। तो बेटा कोई बायसनेस नहीं रहेगी, हम क्या करेंगे, आधे गैमीट बनाएंगे जिसमें कैपिटल टी हो और आधे गैमीट बनाएंगे जिसमें छोटा टी हो, यानी 50-50 करेंगे। भाई चल तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, लेकिन साथ में नहीं आएगा। तो दो तरीके के गैमीट बनेंगे। यहाँ बेटा एक ही टाइप था तो एक ही टाइप का गैमीट बना, यहाँ दो टाइप के अलील्स थे इसलिए दो टाइप के गैमीट बन गए। यहाँ पे बेटा ये दोनों जुदा हो जाएंगे, एक ये एक ये। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा, इनको फ्यूजन करते हैं। किस तरीके से फ्यूजन करते हैं, कुछ इस तरीके से। भाई या तो ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ऐसा होता है स्पर्म एग के साथ मिल जाएगा। मान लो ये एक पेरेंट फादर है, ये मदर है, इसका स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर सकता है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। ये वाला इसके साथ भी तो फ्यूज कर सकता है, ये भी चांसेस है, कैपिटल टी छोटा टी। या बेटा ये वाला इसके साथ फ्यूज कर जाए, कैपिटल टी छोटा टी।
या ये वाला इसके साथ फ्यूज कर जाए, छोटा टी छोटा टी। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही घपाघप लग रहा है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये, इट्स लुकिंग सो कंजस्टेड। तो बेटा इसी को थोड़ा सा बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए हमने क्या बना दिया यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना दिया, पुनेट बॉक्स बना दिया है। तो बेटा एक पुनेट स्क्वायर पुनेट अंकल जी ने दिया था, तो एक डब्बा बनाना है आपको इसमें, ठीक है। और एक टाइप ऑफ गैमीट को आपने ऐसे रो में लिख दो, जैसे एक लिख दिया कैपिटल टी, एक छोटा टी, दो गैमीट्स थे ना, तो उन दोनों को रो में लिख दो। इधर भी बेटा दो गैमीट्स थे दूसरे पेरेंट के, तो दूसरे पेरेंट के भी गैमीट्स को आपने क्या लिखना है, कॉलम में लिख देना है। एक पेरेंट के गैमीट को अलग अलग करके भैया, एक गैमीट इधर एक गैमीट इधर, एक डब्बे में डाल दिया, एक गैमीट इधर एक गैमीट इधर दूसरे पेरेंट का, डन। अब इन खाली बॉक्सेस में क्या करना है, आपको फिल करना है। तो आपको क्या करना है, वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाना है फिल करते हुए। तो बेटा जब आप वर्टिकली अप जाओगे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इधर भी वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट कैपिटल टी छोटा टी। इधर क्या आएगा, वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, इधर वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, क्या यही आएगा, आएगा कि नहीं। बेटा कैपिटल टी बोले तो ये क्या है, टॉल है कि डॉर्फ है, भाई टॉल है। कैपिटल टी छोटा टी बेटा अगेन टॉल है, कैपिटल टी छोटा टी बेटा अगेन टॉल है, छोटा टी बेटा अगेन डॉर्फ है। तो बेटा अगर पूछा जाए F2 में, ये बेटा सेकेंड जनरेशन आ गई ना, पहली जनरेशन थी जो पेरेंट्स के क्रॉस के बाद आई, सेकेंड जनरेशन है जो F1 के क्रॉस के बाद आई। अब पूछा जाए F2 में बेटा कितने, व्हाट्स द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है, भाई पहले देखो फिनोटाइप कितने हैं, आपको या तो टॉल दिख रहा है या ड्वार्फ लिख रहा है, लिख देते हैं टॉल दिख रहा है या तो आपको ड्वार्फ दिख रहा है, दो ही टाइप के फिनोटाइप दिख रहे हैं। और इनकी रेशियो क्या आएगी, कितने टॉल है, 1 2 3, कितने ड्वार्फ है 1, तो व्हाट्स द फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। लेकिन ये लिखना जरूरी है कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है। जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं, एक मुझे ये दिख रहा है, दो मुझे ये दिख रहे हैं, ये मुझे एक दिखा, ये वाला मुझे दो दिखा, और छोटा टी भी मुझे बेटा एक ही दिखा। तो व्हाट्स द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मान लो बेटा तुमसे पूछ लिया जाए व्हाट्स द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है बेटा, किसी की पूछ सकते हैं, लेट्स से टॉल की फ्रैक्शन पूछ ली या कैपिटल टी की फ्रैक्शन पूछ ली है, तो आप क्या करोगे बेटा, कैपिटल टी की क्या फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर टोटल, भाई उसका क्या नंबर है 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1 + 2 + 1 4, दिस इज द फ्रैक्शन। ऐसे बेटा इसके लिए 2/4, इसके लिए 1/4, इसके लिए 3/4, इसके लिए 1/4, ठीक है। अब बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज कितनी होगी कैपिटल टी की, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे, है ना। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा 25%, 25%, है ना। अगर पूछा जाए टॉल की क्या परसेंटेज है, आप कहोगे 3/4 इंटू 100, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा 75%, 25%। तो ये भी यहाँ पे लिख लो, अगर तुम भूल जाओ तो परसेंटेज निकालने का तरीका बताया मैं, 75 25, है ना, 25 50 50, जब कैलकुलेट करोगे ये आएगा, ठीक है बेटा 25, डन। अगर बेटा आपसे ना एक नंबर दे दिया गया है, लेट्स से कोई भी नंबर दे दिया गया है, भाई टोटल बच्चे इतने बने तो कैपिटल टी कितने होंगे, टोटल बच्चे इतने बने तो कैपिटल टी कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे 1/4 परसेंटेज को यानी 100 को हटा के आप जो भी नंबर गिवन है ना उसको लिख देना, ठीक है। लेट्स से कह दिया बेटा टोटल बच्चे 40 बने, टोटल बच्चे 40 बने, टोटल बच्चे F2 में 40 बने, तो आपसे पूछा है कितने नंबर कैपिटल टी होगा, तो आप कहोगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 40, यानी 10 बच्चे आपके कैपिटल मिले, ठीक है। ऐसे बेटा कुछ भी दे सकते हैं, बट ये फॉर्मूला याद रखना, अगर फ्रैक्शन पूछा है जो भी उसका रेशियो का नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर देना, परसेंटेज पूछा है इंटू 100, नंबर पूछा है इंटू नंबर, बेसिक मैथ्स है बट स्टिल बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आता है। आप यार थोड़े से यहाँ से ना इसका कंक्लूजन देखते हैं, आपने क्या देखा यार, F1 में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट आया, सिर्फ टॉल आया कि नहीं, टॉल आया। और बेटा F2 में देखो जरा इधर देखना बेटा, टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया, लेकिन किस रेशियो आया में आया, 3:1 रेशियो में आया। तो F1 में ड्वार्फ
यानी कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो गायब हो जाता है, लेकिन F2 में वो वापस आता है। किस रेशो में? 3:1 की रेशो में वो वापस आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा F1 में ये सारे टॉल थे, सारे बच्चे टॉल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास रिसेसिव अलील नहीं है, वो था पर वो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। मान लो शेर भी है, बिल्ली भी है, ऐसा नहीं है वहां बिल्ली नहीं है, जंगल में बिल्ली है पर वो बेचारी रूल नहीं कर पा रही है। सेम बेटा, कैपिटल टी छोटा टी डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक्सप्रेस कौन कर पाएगा? सिर्फ डोमिनेंट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, ये दो तीन चीजें। ठीक है, तो रिजल्ट क्या था बेटा? दोनों कॉपी इनहेरिट होंगी इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये आइडेंटिकल भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये देखो, कोई भी रिप्रोड्यूस कर रहे ऑर्गेनिज्म, दो कॉपी आई है, एक कैपिटल टी एक छोटा टी। हो सकता है बेटा सेम भी आए, हो सकता है कैपिटल टी भी आए, हो सकता है छोटा टी भी आए। तो बेटा जनरली हम सिंपल सा कहना चाह रहे हैं, जो अलील्स है ना वो पेयर में होंगे। इस बात से वो क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? अलील जो है वो हमेशा पेयर में होंगे, दो कॉपी होगी। दो कॉपी मतलब पेयर में होंगे अलील्स। अब वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी लिखो यहाँ पे आपके लिए। आइडेंटिकल कैसे होंगे? कैपिटल टी या फिर छोटा टी। और डिफरेंट कैसे होंगे? कैपिटल टी छोटा टी, है ना। और एक कॉपी ही, एक शेयर ही एनफ है बेटा प्लांट को टॉल बनाने के लिए। लेकिन अगर रिसेसिव चाहिए तो हमें दोनों कॉपी चाहिए, छोटा टी होना चाहिए, है ना। और यही बात लिखी हुई है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। इसमें छोटा टी क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? क्योंकि वो रिसेसिव है। कोई कंसेप्ट में दिक्कत यार? मोनो हाइब्रिड क्रॉस डन। डाई हाइब्रिड पे चले, ये हमारा हो गया बेटा। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, द टॉलनेस ऑफ अ, इसी साल के क्वेश्चन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, द टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। अच्छा, जो टॉलनेस है बेटा पी प्लांट की, वो क्या एंजाइम कंट्रोल करता है? ये देखो बेटा, यहाँ कंसेप्ट पढ़ाया था, एक सेकेंड, वेयर इज दिस, ये देखो, tallness is controlled by an enzyme. Yes, true, है ना। तो ये पहली बात तो बेटा क्लियर है, आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट है बेटा ये तो, कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं है। The gene for that enzyme makes protein which help the plant to be tall. बिल्कुल बेटा, जीन ही तो प्रोटीन बनाता था और उस प्रोटीन की मदद से ही अल्टीमेटली कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा था, ये भी हमने देखा था। ट्रू, जीन ही प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है इवेंचुअली। यस, ये भी देखा था। तो बेटा ये तो इसमें रीजन भी दिख रहा है कि भाई क्यों टॉलनेस एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, क्यों टॉलनेस को एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जीन ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइमेटिक होता है, एंजाइम होगा तो प्लांट हार्मोन होगा, होगा तो हाइट बढ़ेगी तो वो टॉल हो जाएगा। तो बेटा क्या पहली स्टेटमेंट का आंसर, जस्टिफिकेशन, रीजन आपको सेकंड स्टेटमेंट में मिल रहा है कि टॉलनेस क्यों एंजाइम कंट्रोल करता है? क्योंकि यस, जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन की वजह से वो टॉल होता है। तो बेटा पहली स्टेटमेंट का रीजन आपको दूसरी में मिल रहा है, इसलिए हम आंसर 1 टिक करते हैं। बिल्कुल आपस में लेना देना है, दोनों स्टेटमेंट का आपस में रिलेटेड है, दैट इज व्हाई आंसर शुड बी 1। चलिए बेटा आगे थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। इज इट क्लियर अभी तक? चले, चलो भाई। डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है बेटा, अब हम एक कैरेक्टर को नहीं, अब हम बेटा दो कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। दो कैरेक्टर बेटा, लेट्स से, अच्छा एक और चीज बिफोर आई मूव अहेड, ये सिमिलर क्रॉस ना आपका इस तरीके से एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो अगर आपको ये डायग्राम दे दे तुम कंफ्यूज मत हो जाना। देखो टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करवाया है, तो बेटा सारे टॉल आ गए, ये F1 दिखाया हुआ है, सारे देखो टॉल प्लांट्स आए हैं, कैपिटल टी छोटा टी। फिर आपने क्या करा बेटा, टॉल का टॉल के साथ, F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया, F1 का F1 के साथ, कैपिटल टी छोटा टी का कैपिटल टी छोटा टी के साथ क्रॉस करवाया। फिर आपको क्या आया बेटा, आपको आया 3:1, 3 आए टॉल 1 आए शॉर्ट। कैसे आए? 3
जो टॉल थे उसमें से एक था कैपिटल टी, एक था कैपिटल टी छोटा टी, एक था कैपिटल टी छोटा टी, एंड लास्टली जो ड्वार्फ था वो तो छोटा टी था। जो हमने पूरा बॉक्स से बनाया हुआ है वो एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई ये क्या दिया है। सेम बेटा ये तो टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस था। अगर मैं वायलेट और व्हाइट का क्रॉस करवाऊं, ये देखना बेटा, ये मेरा वायलेट फ्लावर है, ये व्हाइट है। मैं आपको बता चुकी हूँ वायलेट डोमिनेंट है, तो आपको क्या करना था, दोनों का होमोजाइगस कंडीशन लेना था, यानी कैपिटल वी छोटा वी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गैमीट्स का बनना। यहाँ आप क्या गैमीट बनाओगे, कैपिटल वी, और यहाँ आप क्या गैमीट बनाओगे बेटा, छोटा वी। कैपिटल वी छोटा वी दोनों फ्यूज होंगे तो F1 में क्या आएगा, कैपिटल वी छोटा वी। कैपिटल वी डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, वायलेट आ जाएगा, जो आपको दिख भी रहा है इधर। फिर आप क्या करते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं, है ना, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया, यानी आपने क्या करवाया बेटा, कैपिटल वी छोटे वी को क्रॉस करवाया कैपिटल वी छोटे वी के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आप गैमीट्स बनाते हैं। इसको बेटा खुद ट्राई करना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। जेनेटिक्स तभी अच्छे से पल्ले पड़ती है जब तुम खुद करते हो, है ना। मैंने तो एक करवा दिया, तुमने इसको समझ लिया, अब इसको खुद करो भाई। गैमीट्स क्या बनेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कैपिटल वी, एक हो जाएगा छोटा वी। ये दोनों भी अलग हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैपिटल वी, एक हो जाएगा छोटा वी। अब तुम्हें क्या करना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है, तो तुम्हें वही सेम रेशियो मिलेगी 3:1। बेटा चाहे कोई भी क्रॉस दे दे, तुम्हें राउंड येलो का, राउंड रिंकल का दे दे, येलो ग्रीन का दे दे, कोई भी उठा के, जितने भी मैंने वो कैरेक्टर्स पढ़े, तो मैं किसी का भी क्रॉस उठा दो, हमेशा F1 में सिर्फ डोमिनेंट आएगा। देखो F1 में डोमिनेंट आया ना, वायलेट आया ना, सिर्फ डोमिनेंट आया ना। यहाँ पे देखो F1 में सिर्फ डोमिनेंट आया ना, टॉल आया ना। F1 में हमेशा डोमिनेंट आएगा, और F2 में 3:1 रेशियो आएगी। 3:1 कैसे, 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव, तो 3 वायलेट 1 व्हाइट है। ये देखो 3 टॉल 1 शॉर्ट है। याद रखना कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस में बेटा हम दो कैरेक्टर देख रहे हैं। दो कैरेक्टर लेट्स से बेटा हमने क्या ले लिया, एक ले लिया सीड का शेप, और एक ले लिया है हमने सीड का कलर। एक सीड का शेप ले लिया, एक सीड का कलर ले लिया। अब बेटा सीड शेप के दो ट्रेट्स होंगे, या तो बेटा सीड शेप कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है, या तो सीड की शेप कैसी होती है, ऐसे रिंकली हो सकती है, रिंकल्ड। और बेटा सीड कलर कौन सा होगा, सीड कलर बेटा या तो येलो कलर का होगा या तो ग्रीन कलर का होगा, यही दो ट्रेट्स हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 ट्रेट्स हो गए, ठीक है। एक ये, एक पेयर ये हो गया ट्रेट का, एक पेयर ये हो गया ट्रेट का, तभी बोला है 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स। दो कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, दो कैरेक्टर को। तो बेटा राउंड डोमिनेंट है या रिसेसिव, डोमिनेंट है, तो इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। रिंकल रिसेसिव है तो छोटा आर। येलो डोमिनेंट है या येलो रिसेसिव है, डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, ग्रीन रिसेसिव है तो छोटा वाई। तब क्रॉस कैसे किया आपने, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो आपने बेटा यहाँ पे मैंने क्रॉस करा है, आप चेक करो, आओ बेटा। तो आपने पेरेंट्स लिए राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। बेटा राउंड का आपको क्या करना है, होमोजाइगस कंडीशन लेनी है, तो होमोजाइगस क्योंकि डोमिनेंट है तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो भी डोमिनेंट है तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो एक पेरेंट हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा पेरेंट बेटा रिंकल्ड रिसेसिव है, तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, छोटा आर, एंड ग्रीन भी रिसेसिव है, छोटा वाई, ठीक है। तो दूसरा पेरेंट क्या होगा, छोटा आर छोटा वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेरेंट्स के का पहले गैमीट्स बनाते हैं। आओ बेटा गैमीट्स बनाते हैं, इन दोनों को जुदा कर दो, तो क्या आएगा, कैपिटल आर। इन दोनों को जुदा कर दोगे, कैपिटल वाई। लेकिन बेटा ये साथ में आएगा, ये पेयर जुदा होंगे, लेकिन ये आपस में आर वाई को थोड़ी जुदा करना है ना, सिर्फ साथी को जुदा करना है, सिर्फ जो तुम्हारा साथी है ना वो जुदा होगा। देखो बेटा इन दोनों में से कोई एक जाएगा तो वो चला गया कैपिटल आर, इन दोनों में से कोई एक जाएगा वो चला गया कैपिटल वाई, क्योंकि सेम ही है, कोई भी ले जाओ एक ही बात है। इधर भी बेटा ये दोनों सेपरेट होंगे तो छोटा आर, ये दोनों सेपरेट होंगे तो छोटा वाई। तो दो गैमीट्स बने, आपस में तुमने इनका क्या करवाया बेटा, यहाँ पे लिख लो, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया आपने, और उसकी वजह से क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे। अच्छा आर वाले हमेशा एक साथ लिखना, वाई वाले एक साथ लिखना, ये मत लिख के बैठ जाना यार, इसको ये तरीका गलत है। आर वाले एक साथ, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई, तरीका लिखना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे।
ये कौन सी जनरेशन आई, सबसे पहली जनरेशन, तो इसको क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। ये क्या होगी बेटा, कैपिटल आर छोटा आर डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा तो ये हो जाएगा राउंड, यहाँ पे भी बेटा डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा तो ये हो जाएगा येलो। तो F1 क्या आएगा, सिर्फ डोमिनेंट आया कि नहीं, राउंड डोमिनेंट है, राउंड और रिंकल में से कौन डोमिनेंट था, राउंड, येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेंट था, येलो, तो F1 में कौन आया, सिर्फ डोमिनेंट, राउंड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, F1 इंटू F1 सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे, देखो F1 इंटू F1 सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, F1 क्या था, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई, F1 क्या था, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई, यही करवाना था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गैमीट्स। अब यार गैमीट्स में यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ तो दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स है, इसको बनाते कैसे, इसको सीखते हैं। ठीक है, इसके गैमीट्स को बनाने की तरीके को मैं यहाँ कोने में सिखा देती हूँ बेटा, गैमीट्स किस तरीके से बनते हैं, जरा देखना बेटा। बेटा यही आपका था, इसके ही आपको गैमीट्स बनाने हैं, सेम ही बनेंगे बेटा, जो इसके बनेंगे वही इसके बनेंगे, दोनों सेम ही चीज है क्योंकि, है ना, अलग अलग नहीं है, तो ये तुम्हारा काम कम हो गया, एक के बना दो, वो सेम कॉपी पेस्ट करके दूसरे में लिख देना। अब बेटा ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों साथ में नहीं जाएंगे, ये दोनों अलग कर दो, जुदा कर दो इनको, ठीक है, बट ये वाई वाले के साथ तो जा सकते हैं, किसी के भी साथ, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, छोटे वाई के साथ भी जा सकता है, वैसे छोटा आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और छोटे वाई के साथ भी जा सकता है। तो आपने वाई वाले को भी जुदा कर दिया और आर वालों को भी जुदा कर दिया, लेकिन आपस में आर और वाई आपस में जा सकते हैं, बस आर आर पेयर को जुदा करना है, पेयर जुदा हो गए, पेयर जुदा हो गए। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर छोटा वाई, छोटा आर कैपिटल वाई, छोटा आर छोटा वाई, यही चार टाइप के गैमीट्स बनेंगे कि नहीं। तो बेटा ये 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर छोटा वाई, छोटा आर कैपिटल वाई, छोटा आर छोटा वाई, सेम कॉपी पेस्ट करके तुमने यहाँ बना दिया। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, अब इसको इसके साथ भी करे, इसके साथ भी पढ़े, इतना तो बेटा दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी फ्यूजन कौन करवाएगा। हमने बना दिया अपना इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना पुनेट स्क्वायर। तो एक टाइप ऑफ गैमीट्स को आप रो में लिखते हो, एक को कॉलम में, तो बेटा ये एक टाइप ऑफ गैमीट से लिख दो रो में, ये दूसरे टाइप ऑफ गैमीट से लिख दो कॉलम में। अब क्या करते थे बेटा, वर्टिकली अप और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाते थे बॉक्सेस को फिल करने के लिए। तो बेटा ये देखना, मैं एक करके दिखाती हूँ आपको, वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये मैंने लिख दिया है। लेट्स से मेरे को ये वाला बॉक्स फिल करना है, तो आप वर्टिकली अप गए, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट गए, क्या आएगा, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई। तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा डब्बा भर देना है। और टोटल कितने बच्चे आएंगे, 16, वहां कितने आ रहे थे, 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बच्चे टोटल आएंगे। अब फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए आपसे, आप कहोगे मैम हर एक का करना बैठे, नहीं, अब सिंपल सी बात देखना, मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताती हूँ। अगर आप इन सबको देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, इन सबको देखो, ये 9 है टोटल, और इन 9 के 9 का एक ही फिनोटाइप है विच इज राउंड एंड येलो, है कि नहीं है, राउंड एंड येलो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जिनको अब मैं सर्कल कर रही हूं टिंक से, इन 3 का भी एक ही फिनोटाइप है विच इज राउंड एंड ग्रीन, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, लेट्स से आई डू इट विद ग्रीन। बेटा इन तीनों को देखो, अब जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इन तीनों का भी एक है विच इज रिंकल्ड एंड येलो, है कि नहीं है, बिल्कुल है। और बेटा लास्ट में बचा हुआ एक, लेट्स डू इट विद मे बी व्हाइट, नहीं ऑरेंज, येलो से कर देते हैं। ठीक है, ये 1 जो बचा जिसको मैंने येलो से सर्कल किया है, ये एक ही है और इसका है फिनोटाइप रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही है कि नहीं है। तो बेटे रेशियो क्या आ जाएगी, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, अब बेटा वही सेम, लेट्स से आपसे फ्रैक्शन पूछ ली जाए इनकी, कि भाई कितनी फ्रैक्शन राउंड एंड येलो है, तो आप कहोगे मैम 9/16, टोटल नंबर क्या है, 9 + 3 + 3 + 1 16, वैसे इसका 3/16, इसका 3/16, इसका 1/16। क्लियर बात है। अगर आपसे बेटा कोई पूछ ले परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, अब बेटा कोई आपसे पूछ ले कितने नंबर
मतलब आपको कोई नंबर दे दिया, लेट्स से आपको दे दिया टोटल 1600 बच्चे बने, टोटल 1600 बच्चे बने, तो राउंड येलो कितने होंगे? अगर टोटल बच्चे 1600 हैं तो राउंड एंड येलो क्या होंगे? तो अगर आपको नंबर दे दिया है तो आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? उस नंबर से, जैसे 1600 से, है ना? तो 900 बच्चे आ जाएंगे, तो 900 राउंड एंड येलो है। तो बेटा ये ट्रिक मैंने तुम्हें तीनों बता दी, इसी 3 टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। पूरा डाइहाइब्रिड सॉल्व करने को देते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं? मोनोहाइब्रिड सॉल्व करने को देंगे, नंबर पे, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आता है ना? और एंड में ऑब्जर्वेंस क्या हुई वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या ऑब्जर्वेशन थी। डाइहाइब्रिड पे क्या क्वेश्चन आएगा? पूरा डाइहाइब्रिड सॉल्व करने को दे देंगे, आपको कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है वो बता दो, F1 क्या थे वो बता दो, गैमीट्स क्या बने ये बता दो, ठीक है? लास्ट में आपको ये फ्रैक्शन, परसेंटेज और नंबर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पर ये तीनों चीज देख लेना। और फिनोटाइपिक रेशियो को थोड़ा सा ना मैं ऑब्जर्व करवाना चाहती हूँ आप बच्चों को लिए, ठीक है? इस फिनोटाइपिक रेशियो को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं, हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे। ओके, चलिए, ओके। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आप देखेंगे जो ये राउंड येलो रिंकल ग्रीन है, ये तो बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं। देखो, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, अगर आप ये 9 और जो 1 वाला आया हुआ है, दिस इज सेम एज पेरेंट्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? पेरेंट में था कि नहीं है सेम? F1 में भी था, देखो राउंड येलो। लेकिन ये राउंड ग्रीन रिंकल येलो कुछ नया आ गया है। कहीं पेरेंट्स में था राउंड येलो और राउंड ग्रीन रिंकल येलो? नहीं। कहीं F1 में था? नहीं। तो ये कौन सा आ गया? ये कोई बेटा नई कॉम्बिनेशन आ गई है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते बेटा, इन दोनों को मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, न्यू कॉम्बिनेशन, या फिर बेटा इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंस है। ये रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेंस है, नई कॉम्बिनेशन आ गई है। ऐसा क्यों बोला है हमने? सुनना यार, सुनना यार एक बात, यहाँ से हमको एक चीज मिली थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका मतलब क्या है यार? दोनों कैरेक्टर आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राउंड ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तो येलो के साथ ही जाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। ये एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर क्या है? सीड शेप। ये कैरेक्टर है सीड कलर। ये आपस में एक दूसरे की इनहेरिटेंस को, मतलब ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, वो अफेक्ट नहीं करते हैं। राउंड ऐसा नहीं कह रहा भाई मैं तो येलो को शॉर्ट ही रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा ग्रीन के साथ, मेरा येलो ही फेवरेट कलर है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों अगर ऐसा होता बेटा, तो आपको F2 में अगर जब इनहेरिट हो रहे थे, एक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना। अगर ऐसा होता तो बेटा F2 में तो तुम्हें यहाँ पे तो सारे राउंड येलो रिंकल ग्रीन ही दिखते, ये बेटा कभी दिखता ही नहीं राउंड और ग्रीन। ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता है, दे डू नॉट केयर, है ना? ये अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मैं राउंड करे, मैं जा रहा हूँ, ग्रीन तेरे को आना है तू आ जा, येलो तेरे को आना है तू आ जा, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन उनके दोनों फेवरेट है, ठीक है? वो वाला सीन है। तो ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों कैरेक्टर आपस में अपना इंडिपेंडेंटली अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं, और यही बेटा हमको मिला था डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है? तो ये अक्सर पूछा जाता है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस से आपको क्या कंक्लूजन मिली? तो आप यही कहेंगे द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट are combined in a hybrid segregation of one pair of character is independent on the other pair of character। यानी दोनों कैरेक्टर अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इनहेरिट होते हैं, एक दूसरे की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ठीक है? अब ये बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है आपके लिए, जरा देखते हैं एनसीईआरटी जी क्या करके बैठे हो। देखो यहाँ पे दिया है राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो। सेम बेटा सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? गैमीट्स। सो आउट ऑफ द पेयर बेटा एक जाएगा सिर्फ कैपिटल आर, आउट ऑफ द पेयर सिर्फ एक जाएगा छोटा वाई। यहाँ पे भी बेटा एक गया छोटा आर कैपिटल वाई, इन दोनों को फ्यूज कर दिया, F1 क्या आ गया? सारे के सारे राउंड एंड येलो। सिर्फ डोमिनेंट आया है F1 में। फिर आपने क्या किया? F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन का कॉम्बिनेशन रेशियो क्या आ गया? 9:3:3:1, ठीक है? टोटल 16 सीड्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे मिला था? डाई हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है, चलेगा। क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं यार अब थोड़ा। चलो आओ। अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स वर क्रॉस्ड विद प्लांट्स विद रिंकल्ड येलो सीड। ये तो बेटा सेम यही क्रॉस है, यही एनसीईआरटी वाला क्रॉस नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, फिर बोला गया है F1 में शो द गैमीट्स फॉर्म्ड व्हेन M1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। अच्छा, जब तुमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करोगे, बाय द वे मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम लोग समझ पाओ। ये तुमने क्रॉस किया है ना, F1 में क्या आ रहा था बेटा, राउंड येलो आ रहा था, यानी कि क्या आ रहा था, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई। राउंड येलो वाज कमिंग इन F1, यही आ रहा था कुछ। अब बेटा पूछा है जब F1 को आपने सेल्फ पॉलिनेट किया तो क्या गैमीट्स बने? बेटा ये मैंने तुम्हें सिखाया था F1 को सेल्फ पॉलिनेट करने पे गैमीट्स कैसे बनाओगे, क्या ये मैंने सिखाया था या नहीं सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। ये देखो, दोनों गैमीट्स, दोनों आर को अलग कर दो, वाई के साथ जा सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकते हैं, छोटे वाई के साथ भी जा सकते हैं, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकते हैं, छोटे वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये 4 गैमीट्स बनेंगे, लिख सकते हैं आप 4 टाइप ऑफ गैमीट्स, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर छोटा वाई, छोटा आर कैपिटल वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये 4 टाइप के गैमीट्स बन जाएंगे। आप देखो ये नंबर पे दे दिया है, देखो ये नंबर पे दे दिया है, नंबर पे दे दिया है, रेशियो पूछी गई है। तो रेशियो तो 9:3:3:1 थी, लेकिन बेटा हमें यहाँ पे नंबर का खेल दे दिया कि टोटल 144 है, नंबर दे दिया है। तो आप क्या करोगे, 9 को डिवाइड करोगे 16 से, इंटू नंबर लिख दोगे 144। 3 को डिवाइड करोगे 16 से, इंटू नंबर लिख दोगे 144। 3 को अगेन बेटा सेम सेम, अगर यहाँ पे कट शट करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अराउंड 81, 27, 27 ऐसे करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 81:27:27:3, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, वही आपकी एक्चुअली में रेशियो होगी 81:27:27:3, ठीक है यार। ये सॉल्व करिएगा, खुद निकालिएगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए स्पेस छोड़ रही हूँ। मैथ्स कैलकुलेटर तो है नहीं अलाउड, तो खुद करना होगा, ठीक है यार, डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, अगेन हमको राउंड येलो रिंकल ग्रीन के बीच में क्रॉस है, F1 क्या होगा, राउंड येलो होगा, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई कर पाओगे। F2 में आपकी किस टाइप की रेशियो आएगी, 9:3:3:1 आएगी, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 टाइप आएगी, है ना। रीजन क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पूरा का पूरा क्वेश्चन होमवर्क, मैंने क्या कहा था, देखो ये पिछले साल का 2025 का क्वेश्चन है, ये इसी साल का सैंपल पेपर है, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। मैक्सिमम तुमसे F1 पूछ सकते हैं, गैमीट्स पूछ सकते हैं, F2 पूछ सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो पूछ सकते हैं, नंबर के ऊपर कोई रैंडम क्रॉस दे देंगे, इसके बीच में कर दो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है, तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। ये नंबर पे था तो नंबर वाला हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, ये डायरेक्ट था तो आपको डायरेक्ट कर देना था। 3 नंबर का है तो सीधा नहीं करना है, पूरा क्रॉस करके दिखाना है, ठीक है। कभी वहां सीधा लिखा हो, बस आस्था मैम ने तो कहा था सीधा लिख दो, नहीं आस्था मैम ने नहीं कहा, पूरा तुमको क्रॉस करवा के दिखाना है अगर तुम्हें पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो यार इस चैप्टर से ना एक्चुअली 3 ही टॉपिक है मेजरली, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन। तीनों में से एक ना एक तो फंसता ही है, मोनोहाइब्रिड फंस जाएगा, या तो डाईहाइब्रिड फंस जाएगा, या सेक्स डिटर्मिनेशन फंस जाएगा। इस पे से फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। सुनना अब, तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, आप एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, वेदर वो गर्ल होगा या बॉय होगा। अब यार ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं, हमारे अंदर सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की मदद से हम सेक्स को, यानी जीन्स की, क्रोमोसोम किसका बना है, जीन्स का, तो इसलिए बोलते हैं जेनेटिकली सेक्स इज डिटरमाइंड, क्रोमोसोम की मदद से हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अब बेटा एवरीवन नोज कि हम ह्यूमंस के पास बेटा अगर बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू वी हैव, 46 क्रोमोसोम। इन 46 में से बेटा 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम,
जिनका बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, और जो बाकी की 2 क्रोमोसोम होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिनका सारा का सारा लेना देना है सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो मैंने क्या कहा, ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स की मदद से सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर टोटल क्रोमोसोम 46 है, उनमें से 44 तो हमारे यानी 22 पेयर हमारे ऑटोसोम्स हैं, और बाकी के 2 बचे हुए सेक्स क्रोमोसोम हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ह्यूमन जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ही सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं ये सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, दोनों अलग है। मेल में ना, अच्छा पहले फीमेल में ना परफेक्ट पेयर होता है एक्स एक्स। 2 सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों सेम, ये देखो एक्स एक्स परफेक्ट पेयर है, ये परफेक्ट पेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो बेटा एक परफेक्ट पेयर नहीं होता है ना, इम्परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इनके पास एक एक्स है जो कि बड़ा क्रोमोसोम है और एक वाई है। सोचो यार, एक बात बताओ, तुम्हारा जूता एक 10 नंबर का है, एक 4 नंबर का है, क्या एक अच्छा वो जोड़ा दिखेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्या एक परफेक्ट पेयर है? नहीं है। लेकिन दोनों जूते तुम्हारे बिल्कुल आइडेंटिकल मस्त सेम लग रहे हैं, तो तुम कहोगे हाँ भाई ये परफेक्ट जूता है मेरा, परफेक्ट पेयर है। तो बेटा एक बड़ा है ना, एक्स क्रोमोसोम इज larger as compared to Y chromosome which is shorter। तो मेल के केस में होते हैं 2 अलग क्रोमोसोम एक्स वाई, मिसमैच पेयर भी बोलते हैं हम इसको, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं पेयर, एक एक्स है एक वाई है, एक्स बड़ा है वाई छोटा क्रोमोसोम है। फीमेल में दोनों सेम होंगे। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे मदद करते हैं, इधर आते हैं जरा। ये देखना बेटा, ये आपके पापा है एक्स वाई, ये मदर जी है, मम्मा जी पापा जी। पापा जी है तो क्या होगा एक्स वाई, मम्मा जी है तो क्या होगा एक्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मदर की बॉडी में बनता है एग और फादर की बॉडी में बनता है स्पर्म। एग और स्पर्म में आधे क्रोमोसोम जाते हैं, है ना। तो आउट ऑफ द पेयर हमेशा बेटा एक ही जाएगा, या तो बेटा अब देखना एक्स सॉरी हाँ, तो बेटा एक्स एक्स है। अब एक्स एक्स जब है बेटा, ऑब्वियसली दोनों जुदा होंगे तो कोई भी चला जाए, एग दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा एग कौन से टाइप का बनेगा, एग में कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स। एग जो बनेगा उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स। अब बेटा जब ये जुदा होंगे, यहाँ सीन अलग हो गया, यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है, किसको दें, पार्शियलिटी हम करते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आधे स्पर्म, जितने भी टोटल स्पर्म है आधों में 50% में डाल देंगे एक्स, 50% में डाल देंगे वाई। तो बेटा गैमीट्स अगर बोला जाए, पापा जी में 2 टाइप के गैमीट बनते हैं, आधे स्पर्म में एक्स आधों में वाई। लेकिन मम्मा जी में सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनता है, एक ही टाइप का एग बनता है, सब में एक्स, सब में एक्स, क्योंकि भाई है ही उसके पास एक्स, और खुद दे ही नहीं सकती, वो होगा कहां से दूसरे टाइप का, कुछ है ही नहीं उसके पास देने के लिए दूसरा टाइप का। ठीक है, अब क्या करता है, स्पर्म और एग फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। लेट्स सी एक्स वाले स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज किया हो, तो क्या होगा एक्स एंड एक्स, और एक्स एंड एक्स क्या होता है बेटा, फीमेल होती है, तो फीमेल। ठीक है, अब लेट्स सी वाई वाले स्पर्म ने इस एग के साथ फ्यूज किया, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होता है मेल। तो चांसेस कितने हैं बेटा, 50-50% चांसेस है कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। कुछ भी चांसेस है कि भाई मेल भी आ सकता है, जो बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकता है। ठीक है, तो पापा एक्स वाई, मदर एक्स एक्स, फादर से स्पर्म बनेगा, दोनों में से ऐसा नहीं है एक को हम प्रेफरेबल चुनेंगे, दोनों को हम चुन सकते हैं। तो 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनेंगे, क्योंकि दोनों तो जुदा होंगे, तो एक स्पर्म में आएगा एस, आधे स्पर्म में आएगा वाई, आधों में एक्स आधों में वाई। एंड सेम बेटा इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल, एक ही टाइप ऑफ एग बनता है, सिर्फ एक्स बनता है। अब डिपेंडिंग ऑन कौन से वाला स्पर्म फ्यूज करेगा एग के साथ, अगर एक्स वाले ने किया एक्स एंड एक्स तो ऑब्वियसली फीमेल हो जाएगी, वाई ने किया तो मेल हो जाएगा। तो 50-50% चांसेस है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा, कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल ज्यादा बन रही है या मेल ज्यादा बन रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक बात देखो यार, मदर मदर बेबी को कौन सा क्रोमोसोम दे सकती है, मे बी मदर बेबी को कौन सा क्रोमोसोम दे सकती है, क्या सिर्फ एक्स दे सकती है। भाई देखो यहां से ये हो गया मदर का, ये हो गया मदर का, तो क्या हम ये एग्री करते हैं मदर बच्चे को चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो सिर्फ एक्स ही दे सकती है?
तो डिफरेंस कहां से आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कौन सा क्रोमोसोम फादर से मिल रहा है। अगर फादर से देखो एक्स मिल गया तो एक्स और एक्स फीमेल, फादर से वाई मिल गया एक्स और वाई मेल। सो मदर से कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, मदर की तरफ से एक्स ही जा रहा है। पार्शियलिटी आ कहां से रही है? फादर की तरफ से। अगर एक्स आता है तो बॉय, वाई आता है तो गर्ल। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं सो द चाइल्ड, the sex of the child is determined by the chromosome inherited from the father। कि भाई सेक्स क्या होगा बच्चे का, वो किससे पता लगेगा? कौन सा क्रोमोसोम फादर से आया है। फादर से एक्स तो गर्ल, फादर से वाई तो बॉय। ठीक है, तो ये बात अक्सर कही जाती है, मदर को ब्लेम किया जाता है कि भाई आपकी वजह से गर्ल चाइल्ड हुआ है। पहली बात तो गर्ल चाइल्ड होने के लिए कोई ब्लेम होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली चाहे लड़का हो चाहे लड़की वो बराबर है। नंबर वन। नंबर टू चीज यार, अगर ब्लेम करना है वो लड़कों को करना है। एंड ऑल्सो यार लड़कों को भी क्या पता, फादर को भी पता, क्या पता कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है, उसके कंट्रोल में थोड़ी है, उसके कंट्रोल में नहीं है। ये रैंडम फ्यूजन होती है, बाय चांस है बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके कंट्रोल में अच्छा चलो एक्स जाके फ्यूज कर जाए वाई जाके, ये भी नहीं है। बट ऑल्सो अगर हमें अल्टीमेटली साइंटिफिकली कहना हो कि भाई कौन सा पेरेंट डिटरमाइन करता है सेक्स, आपको क्या मैम? फादर करता है, क्योंकि फादर का अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो वो गर्ल होगी, वाई क्रोमोसोम वाला फ्यूज करेगा तो वो बॉय होगा। तो point to be noted, the sex of the child is determined by the chromosome inherited from the father। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है एंड में। ठीक है, क्योंकि मदर से बेटा एक ही क्रोमोसोम आता है, वो है एक्स। ठीक है, मदर गिव्स एक्स क्रोमोसोम टू गर्ल एंड बॉय। याद रखना, मदर से तो सिर्फ एक ही आएगा, ड्रामा सारा फादर के क्रोमोसोम का है। अब बेटा हमारे में तो था जेनेटिकली, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें इन्वायरमेंट यानी टेम्परेचर की मदद से, किस टेम्परेचर पे उनका एग इंक्यूबेट हो रहा है, कितना टेम्परेचर मिल रहा है, लेट्स से हाई टेम्परेचर है तो गर्ल हो जाएगा, लो टेम्परेचर है तो लेट्स से बॉय हो जाएगा। तो लेट्स से बहुत हाई टेम्परेचर मिल गया एग को, तो एग हैच होके क्या बनेगा बेटा? गर्ल। कम मिल रहा है तो बॉय। तो बेटा ये जो टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है, नॉट जेनेटिकली। उसका एग्जांपल है टर्टल एंड लिजर्ड। एंड ऑल्सो बेटा एक और एग्जांपल लिख लो आप स्नेल्स का। स्नेल्स जो है वो अपने सेक्स को चेंज करते हैं, दे चेंज देयर सेक्स। अब तुमको लग रहा होगा अच्छा मैम ये तो मैम ने एमईसी बात बता दी, चेंज देयर सेक्स। ये पिछले सालों में इतनी बार क्वेश्चन आया ना स्नेल्स के ऊपर, दैट दे चेंज देयर सेक्स, दे चेंज देयर सेक्स। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी की सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, असर्शन में लिख देंगे स्नेल्स सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। रीजन में लिख देंगे दैट द इन स्नेल्स द सेक्स इज कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम्स। तो बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, चाहे असर्शन रीजन चाहे एमसीक्यू, दो छोटा ही आएगा, लंबा चौड़ा इस पे क्वेश्चन नहीं आता। बट इस स्नेल वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है, नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, याद रखना, क्योंकि दे चेंज देयर सेक्स, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का लेना देना नहीं है। ठीक है यार, क्लियर फंडा है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल परफेक्ट पेयर है, एक्स एंड एक्स, सही बात है। Sex chromosome contributed from by the human male in the zygote decide the sex of the child। ट्रू बात है भाई, कौन सा क्रोमोसोम फादर से आएगा वो डिटरमाइन करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना। अब यार ऑब्वियसली अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट का, क्या रीजन दूसरी स्टेटमेंट में मिल रहा है? ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर है, क्यों? क्योंकि फादर कंट्रीब्यूट करता है। कोई सेंस बना रहा है? नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सेक्स डिटरमिनेशन से है, लेकिन क्या पहली स्टेटमेंट का रीजन तुम्हें दूसरी स्टेटमेंट मिल रहा है? क्या बिकॉज लगा के तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट मिल रही है भाई ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर है बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम? दोनों स्टेटमेंट यस सेम है, सेक्स डिटरमिनेशन में है, बट पहली स्टेटमेंट का आंसर तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सीन है बेटा ये भी? दैट्स इट।
सो आज बेटा इतना ही। जेनेटिक्स हमारा पूरा हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, आई हैव कंप्लीटेड द होल थिंग। एक और चीज मैं क्या करूंगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी वो भी एक हैबिट बने कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से एड्रेस करना होगा। सो आई श्योरली कम अप विथ इट वेरी 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 सून। इतने आपको क्या करना है, जो भी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। राइज एंड शाइन एवरीवन। अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, कंफ्यूजन रह गई है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। आई श्योरली आंसर दैट। एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।